तो इस सीरीज के लेक्चर 9th में आपका स्वागत है। टॉपिक है आज का जुडिशरी, जिसमें हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स के पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चन आए हैं अभी तक यूपी पीसीएस में, वो सारा कुछ इस एक सिंगल वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं। कुछ डिटेल मेरे बारे में आपको मालूम ही होगा, नहीं तो पॉज करके आराम से पढ़ सकते हो। ये रहा इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग दिस होल लेक्चर, होपफुली आपको पता हो। पहला क्वेश्चन आपके सामने, ये सेशन कहता है कि द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ सेंट्रल लॉ। अब अगर हम देखें स्टार्टिंग में, तो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन था कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है सेंट्रल लॉ का, वो केवल सुप्रीम कोर्ट के पास एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन है। बट एक अमेंडमेंट हुआ था, आई थिंक 47th अमेंडमेंट, जिससे हाई कोर्ट को भी ये पावर दे दिया गया। तो ये सेशन गलत हो जाएगा। एज ऑफ 2025 क्या है? ये सेशन गलत है। रीजन की बात किया जाए तो सुप्रीम कोर्ट जो है गार्जियन है किसका? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। बिल्कुल सही बात है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो देखो, आर्टिकल 131A में सुप्रीम कोर्ट अर्लियर, मतलब पहले उसके पास एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन था डिसाइड करने के लिए कि किसी भी सेंट्रल लॉ की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी क्या है ना, और हाई कोर्ट को मनाई थी। लेकिन क्या हुआ कि 43rd अमेंडमेंट जो 1977 में हुआ था, उसने ओमिट कर दिया आर्टिकल 131A को, और दोनों के पास क्या कर दिया, पावर दे दी क्या करने का? सेंट्रल लॉ की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चेक करने का। ध्यान रहेगा आपको। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट रिगार्डिंग होमोसेक्सुअलिटी इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो देखो, आईपीसी के सेक्शन 377 में होमोसेक्सुअलिटी को क्रिमिनलाइज करता था, लेकिन अभी अगर इसको हटा दिया तो जो क्रिमिनल ऑफेंस था होमोसेक्सुअलिटी, वो हट गया अभी, है ना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, सेक्शन 377 ऑफ आईपीसी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि इंडिया में पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू किसके द्वारा एंजॉय किया जाता है। देखो, सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज हाई कोर्ट दोनों के पास जुडिशियल रिव्यू का पावर है। जुडिशियल रिव्यू क्या होता है कि किसी भी पार्लियामेंट के लॉ को उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी क्या है चेक कर पाना, है ना, उसको जुडिशियल रिव्यू बोलते हैं। ना केवल लेजिस्लेटिव इनेक्टमेंट को बल्कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स को भी चेक किया जाता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है कि नहीं है। और जुडिशियल रिव्यू का दो इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। पहला, लेजिटिमेटाइजिंग गवर्नमेंट एक्शन और प्रोटेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अगेंस्ट एनी अनड्यू इंक्रोचमेंट बाय द गवर्नमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के पावर के लिए कौन सा ट्रू नहीं है ना, नॉट ट्रू। पहला, इट हैज द एक्सक्लूसिव पावर टू इशू रिट्स टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पीपल। बिल्कुल गलत। क्यों? क्योंकि आपको पता है सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ हाई कोर्ट के पास भी पावर है रिट्स इशू करने का। इवन हाई कोर्ट के पास तो वाइडर रिट्स इशू करने के पावर है ना। पहला तो गलत हो जाएगा। दूसरा, इट हैज ओरिजिनल एंड एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन इन इंटर गवर्नमेंटल डिस्प्यूट। बिल्कुल सही है, ओरिजिनल भी है और एक्सक्लूसिव भी है। कहाँ? जब इंटर गवर्नमेंटल डिस्प्यूट होता है दो स्टेट के बीच में या सेंटर और स्टेट के बीच में। तो दूसरा तो बिल्कुल सही है। तीसरा, इट हैज एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑन अ क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट विच मे बी रिफर्ड टू इट बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये भी ठीक है। अगला है कि इट हैज पावर टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट और ऑर्डर। ये भी ठीक है। तो हमसे क्या पूछा था? नॉट ट्रू। तो हमारा पहला ही ऑप्शन नॉट ट्रू हो जाएगा। बोलो एकदम अच्छे से क्लियर। आर्टिकल भी ध्यान में रखते हुए चलेंगे कि आर्टिकल 32 में, है ना, रिट्स इशू करने का सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है। आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट के पास है। ठीक। अच्छा, हाई कोर्ट का वाइडर है। क्यों? क्योंकि वो ना केवल फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करने के लिए, बल्कि लीगल राइट और स्टेचुअरी राइट को भी इन्फोर्स करने के लिए रिट्स इशू कर सकता है। कौन? हाई कोर्ट। जबकि सुप्रीम कोर्ट केवल फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करने के लिए रिट्स इशू कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नॉट करेक्ट है हाई कोर्ट के बारे में। द सेकेंड अपील टू द हाई कोर्ट इज विद इन इट्स एपिलेट जुरिडिक्शन। क्या? सेकेंड अपील टू हाई कोर्ट। नॉट करेक्ट पूछा है, तो बिल्कुल सही है। एवरी जज ऑफ हाई कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। एकदम सही है। गवर्नर ऑफ स्टेट अपॉइंट्स द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट। बिल्कुल सही है। अच्छा, अगर आपके पास कॉमन सेंस भी है तो उसके बेसिस पे आप पता कर सकते थे इन दोनों ऑप्शन में या तो बी सही होगा या तो सी सही होगा। राइट। तो हमसे नॉट करेक्ट पूछा था, नॉट करेक्ट हमारा सी मिल गया। चौथा भी पढ़ लेते, करेक्ट ही होगा। क्यों? क्योंकि नॉट करेक्ट ऑलरेडी मिल चुका है। कि हाई कोर्ट्स में एक्सेप्ट अ पिटीशन रिलेटेड टू पब्लिक इंटरेस्ट, पीआईएल जिसको आप बोलते हो ना, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो हाई कोर्ट
जो है वो भी एक्सेप्ट कर सकता है। देखो अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल वाइज चला जाए तो आर्टिकल 217 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक जज जो है हाई कोर्ट का, उसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है इन कंसल्टेशन विद सीजीआई मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और गवर्नर ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस की बात किया जाए तो गवर्नर अपॉइंट करता है इन कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट जजेस। नेक्स्ट, क्यूरेटिव पिटीशन। क्या क्यूरेटिव पिटीशन इन इंडिया कैन बी फाइल्ड इन द सुप्रीम कोर्ट अंडर विच आर्टिकल? देखो एक आर्टिकल है 142 जो कि कंप्लीट जस्टिस करने के लिए जाना जाता है। कंप्लीट जस्टिस है ना, कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये अथॉरिटी है, ये पावर है कि वो कंप्लीट जस्टिस कर सकता है। इसी के अंदर क्यूरेटिव पिटीशन है ना फाइल किया जाता है सुप्रीम कोर्ट में, आर्टिकल 142 में। ठीक है, ये एक स्पेशल लिमिटीज है अवेलेबल आफ्टर द रिव्यू पिटीशन डिसमिस, है ना। पहले देखो कोई भी वर्डिक्ट है, जजमेंट है ना, अब उसको किसी को लगा कि नहीं नहीं क्या है इसमें कोई त्रुटि है, गलती है या फिर नया एविडेंस आया है, तो उसका रिव्यू पिटीशन आता है। क्या रिव्यू पिटीशन आता है। अगर रिव्यू पिटीशन में क्या होता है, नंबर ऑफ जजेस की संख्या बढ़ जाती है। अब रिव्यू पिटीशन भी अगर डिसमिस हो गया उसके बाद आता है क्यूरेटिव पिटीशन, सच दैट कि अगर कोई अभी भी त्रुटि हो तो उसको हम कंप्लीट जस्टिस के थ्रू 142 आर्टिकल में कंप्लीट जस्टिस के थ्रू उसको हम करेक्ट कर पाए। राइट, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट में रिजाइन हिज ऑफिस बाय राइटिंग टू अ लेटर। किसको? जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट किसको लेटर देता है रिजाइन करने का? प्रेसिडेंट को देता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, अच्छा ये आर्टिकल भी ध्यान रखो 124 का, है ना, क्लॉज 2। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड स्टेट विच वन ऑफ फॉलोइंग इज करेक्ट। क्या करेक्ट कौन सा है बताना है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज ओनली ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, नहीं, ओरिजिनल भी है, एपिलेट भी है और साथ में एडवाइजरी भी। तो जहां पे भी तीनों है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी में तीनों है तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। आर्टिकल की बात करें तो ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन है आर्टिकल 131 में, एपिलेट है 132 से 134 में, एडवाइजरी है 143 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं आपके सामने। Under which law it is prescribed that all proceedings in the Supreme Court of India shall be in English language? इसका करेक्ट जवाब है आर्टिकल 348 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक लैंग्वेज के बारे में बात हो रही है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो अगर आप कॉमन सेंस भी लगाओ तो ये तीनों को छोड़ो, चौथा देखो ये 348 आर्टिकल इसी के बीच में आ रहा है, इसका मतलब लैंग्वेज की बात इसी में होगी, है ना। गुड, तो देखो ये हो गया 10, 5, 15 तो 17। पार्ट 17 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऑफिशियल लैंग्वेज का मेंशन है जो आर्टिकल 343 से 351 में। 341 स्टेट करता है कि ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन जो है हिंदी होगी इन देवनागरी स्क्रिप्ट। वहीं पर आर्टिकल 351 गिव्स पावर टू यूनियन गवर्नमेंट टू इशू अ डायरेक्टिव, किसको? फॉर डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज, किसको? स्टेट को दे सकता है ना। और हिंदी लैंग्वेज क्या है? 22 जो लैंग्वेज है हमारा, क्या ऑफिशियल लैंग्वेज, 8 शेड्यूल, कौन सा? 8 शेड्यूल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें 22 लैंग्वेज है, उसमें से वन ऑफ लैंग्वेज इज हिंदी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। पेंशन जो है रिटायर्ड हाई कोर्ट जज का चार्ज कहाँ से किया जाता है? अब ये ध्यान में रखना, बहुत अच्छे से ध्यान में रखना कि अगर कोई भी जज सर्व कर रहा है, सर्विंग जज है ना, तो उसका जो सैलरी है वो कहाँ से आता है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से लिया जाता है। लेकिन वहीं पे जब वो रिटायर हो जाता है ना, तब उसकी सैलरी या पेंशन, सॉरी सैलरी नहीं, पेंशन कहाँ पे चार्ज की जाती है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से चार्ज की जाती है, ध्यान में रखना। ओके, और साथ में आपको ये भी ध्यान में रखना है कि एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन दी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, और क्या क्या चार्ज किया जाता है ये ध्यान में रखो। 5 पॉइंट। पेंशन ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, emoluments and alliance of the chairman and deputy chairman of the Rajya Sabha, salary or alliance of the president, साथ में सैलरी एंड अलायंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजेस, सैलरी एंड अलायंस ऑफ द स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, ये सारा कुछ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में चार्ज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट फंडामेंटल राइट्स इनेबल अ मैन टू चेक आउट हिज लाइफ इन द मैनर ही लाइक्स? तो ये कहा गया था गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, जिसमें 11 सेकेंड हाईएस्ट 11 जजेस की, है ना, का वर्डिक्ट आया था और उन्होंने ये वाली बात कही थी क्या, कि फंडामेंटल राइट्स इनेबल अ मैन टू चेक आउट हिज लाइफ इन द मैनर ही लाइक्स द बेस्ट। ठीक, चलो
बाकी केसेस के बारे में है, चाहो तो आप एक बार पढ़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन परमिट्स द सुप्रीम कोर्ट टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट? क्या इट्स ओन जजमेंट को रिव्यू करना? मैंने कहा ना पहले क्या आता है, वर्डिक्ट। वर्डिक्ट में लगता है अगर कोई त्रुटि रह गई या फिर कोई नया एविडेंस आ गया, उसको क्या करना है, रिव्यू करना है। तो नंबर ऑफ जजेस की संख्या बढ़ा के क्या आता है, रिव्यू जजमेंट आता है। तो रिव्यू जजमेंट यहाँ पे आता है। अगर फिर भी लगता है, कौन सा आर्टिकल, 137, ठीक है, 137 आंसर ये हो जाएगा। अब रिव्यू जजमेंट में भी ऐसा लगता है कि नहीं नहीं कुछ त्रुटि हो गई, अभी भी कुछ गलती है, तो 142 जो कंप्लीट जस्टिस के लिए जाना जाता है आर्टिकल, उसमें क्यूरेटिव पिटीशन का एक क्लॉज है ना। तो एक क्यूरेटिव पिटीशन 142 में और रिव्यू पिटीशन 137 में, ध्यान रहेगा। गुड, चलो नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। ये इम्प्लाई करता है क्या कि ये रिकॉर्ड रखेगा अपने डिसीजन का, वो तो रखेगा ही, लेकिन जो जिसके लिए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड बोला जाता है वो ये है कि ऑल इट्स डिसीजंस हैव एविडेंटरी वैल्यूज एंड कांट बी क्वेश्चन इन एनी कोर्ट। जैसे देखा होगा आपने लोअर कोर्ट्स या फिर हाई कोर्ट्स में जब भी कोई भी केस चलता रहता होता है तो वो रेफरेंस देते हैं कि एज पर जजमेंट ऑफ माननीय सुप्रीम कोर्ट ए डेटेड इतना इतना इतना, है ना। वो क्या हो गया, वो एविडेंस की तरह काम करता है लोअर कोर्ट्स में। क्लियर है क्या? तो इसलिए इसको कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड भी बोलते हैं। अच्छा, केवल सुप्रीम कोर्ट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है या हाई कोर्ट भी है? हाई कोर्ट भी है, ठीक। लोअर कोर्ट जो है हाई कोर्ट को भी क्या कर सकते हैं, कोर्ट कर सकते हैं एज एन एविडेंस, ध्यान रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग कोर्ट्स इन इंडिया आर नोन एज द कोर्ट्स ऑफ रिकॉर्ड? मैंने अभी बताया सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, देखो कितना आसान क्वेश्चन हो गया है ना। आर्टिकल की बात किया जाए तो 129 एंड 215 रिस्पेक्टिवली, जिसमें हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड बोला गया। सुप्रीम कोर्ट होल्ड इट्स मीटिंग इन न्यू दिल्ली बट इट कैन मीट एल्सवेयर। बाकी जगह भी मीट कर सकती है, वहां भी उसका बेंच बन सकता है, किसके कहने पे, विद द अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट। ध्यान में रहेगा, पार्लियामेंट मत कर देना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे गलती हो सकती है बहुत सारे लोगों को। तो आर्टिकल 130 में एक आ गया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कि यूजुअली प्लेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे है, नई दिल्ली में है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास ये फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो अपना सेशन या सीटिंग कहीं और पे भी होल्ड कर सकते हैं न्यू दिल्ली के अलावा, इफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अप्रूव इट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैलरी ऑफ द जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर डिटरमाइंड बाय। अब क्या आ गया, सैलरीज ऑफ द जजेज। अभी हमने कहा कि कौन मतलब कहाँ से होता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में चार्ज किया जाता है, बट अप्रूव कौन करता है, तो पार्लियामेंट जो है उसको डिटरमिन करती है कितना होना चाहिए कितना नहीं होना चाहिए। कहाँ पे है, आर्टिकल 125 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ओके, अब ये है बाकी चीजें, सैलरी, पेंशन, अलायंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजेज आर चार्ज अपॉन दी, बता ही दिया मैंने सारा कुछ, चाहो तो एक बार आप रीड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट है कि द सेकंड लार्जेस्ट बेंच कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट टिल डेट वाज। अब देखो हाईएस्ट जो है आई थिंक 13 जजेस का है, उसको आप गूगल करोगे कौन सा 13 जजेस का है बेंच, है ना। लेकिन जो सेकेंड हाईएस्ट है वो है 11 जजेस का। अभी मैंने बताया कौन सा, गोलकनाथ केस ऑफ 1967। बोलो एकदम क्लियर, गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, हाईएस्ट वाला नहीं दिया ना, नहीं गिवन तो नहीं है, चलो कोई बात नहीं, आप गूगल कर लेना, थोड़ा सा टाइम लगेगा, मेरे को भी याद नहीं इसलिए। सेशन है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, PIL परमिट्स पब्लिक माइंडेड सिटीजन टू रीच द कोर्ट ऑफ लॉ। बिल्कुल सही बात है, द पब्लिक माइंडेड पीपल में सीक जस्टिस फॉर द पर्सन हु इज अनएबल टू रीच द कोर्ट ऑफ लॉ फॉर एनी रीजन। एकदम सही बात है, तो रीजन भी सही है, एसेशन भी सही है, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट जवाब, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, आई विल बियर ट्रू फेथ एंड अलायंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, है ना। Uphold the sovereignty and integrity of India, perform the duty of my office, uphold the constitution and law. It is a form of oath taken by, ये कौन लेता है oath? देखो अगर कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ का फोल्ड करने की बात आई तो ऑब्वियस है कौन करेगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करेगा। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, ठीक है। बाकी लोग कौन कौन सा ओथ लेते हैं वो आप एक बार देख लेना, जैसे कि हम लोग भी सरकारी सर्वेंट जब ड्यूटी अपनी ज्वाइन करते हैं तो ओथ लेते हैं, ठीक है। वो हालांकि अलग होता है, लेकिन मतलब हर एक का अलग अलग होता है, तो आप देख लोगे बाकी का। सो एक काम करो, प्राइम मिनिस्टर का देख लेना बस, नहीं प्राइम मिनिस्टर नहीं, प्रेसिडेंट का। फिर से यहाँ पे एसेशन बोला, हाई कोर्ट्स आर इन बेटर पोजीशन टू प्रोटेक्ट राइट्स ऑफ इंडियन सिटीजन देन दी सुप्रीम कोर्ट्स। ये आपको लगेगा कि नहीं नहीं गलत होना चाहिए, लेकिन ये बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था हाई कोर्ट्स का जो रिट्स ज्यूरिडिक्शन है एज पर आर्टिकल 226 वो वाइडर होता है एज कम्पेयर टू सुप्रीम कोर्ट। क्यों? क्योंकि हाई कोर्ट जो है
स्टेचुअरी राइट, लीगल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स सबको प्रोटेक्ट करता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट केवल फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है इस पर आर्टिकल 32। बोलो एकदम क्लियर, गुड। रीजन है सुप्रीम कोर्ट कैन इशू रिट्स टू दी प्रोटेक्ट ओनली फंडामेंटल राइट। बिल्कुल सही है, ये भी सही है, लेकिन करेक्ट रीजन नहीं है, इसलिए ऑप्शन इसका बी होगा। करेक्ट रीजन क्या है मैंने आपको समझा दिया। बोलो एकदम क्लियर, वेरी गुड। नेक्स्ट है एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय। किसके द्वारा एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट किया जाता है? तो ऑब्वियस है प्रेसिडेंट के द्वारा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इवन एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट के द्वारा ही अपॉइंट किया जाता है। किसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है? सीनियर मोस्ट जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, है ना। सीनियर मोस्ट जो जज है सुप्रीम कोर्ट का, उसको सीजेआई अपॉइंट किया जाता है। इन केस एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट किया जाता है इन केस जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो अनअवेलेबल है ड्यू टू अब्सेंस, इलनेस या फिर एनी अदर रीजन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। विच फॉलोइंग ऑफ द आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैव बीन डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इज इनवायलेबल बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, मतलब उसको वायलेट नहीं किया जा सकता। तो है आर्टिकल 32, 226। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्यों? क्योंकि ये दोनों रिट्स इशू करने के है ना। ये तो क्या बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट, पहला दूसरा तो होना चाहिए, तो जहां पे नहीं है पहला दूसरा उसको काट दो। बी का ऑप्शन गया, क्यों डी नहीं जाएगा? क्यों? क्योंकि उसमें पहला दूसरा तो है। ए भी है, देखो 227। क्यों? क्योंकि 227 क्या बोलता है? कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। कौन? हाई कोर्ट। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, तभी तो उसके जजमेंट को जो लोअर कोर्ट्स है उसको एविडेंट की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये भी बिल्कुल पार्ट होना चाहिए। और चौथा आर्टिकल 245 नहीं, तो पहला दूसरा तीसरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि 245 आई थिंक इंटर स्टेट रिलेशन से रिलेटेड है कुछ, है ना। तो देखो 227 क्या है? कन्फर्ड द पावर ऑफ सुप्रिंटेंडेंस ओवर कोर्ट्स एंड ट्राइब्यूनल्स टू द हाई कोर्ट। ओके, होपफुली आपको सारा कुछ अच्छे से क्लियर होगा। हाँ, 245 देख लेते हैं, अभी भूल गए थे। एक प्राइमरली कंसर्न विद डिफाइनिंग द टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर। इट डील्स विद द जियोग्राफिकल स्कोप विद इन विच द लॉ विल अप्लाई। While it is an essential provision for the functioning of the legal system, it is not considered part of basic structure of the constitution. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। The judges of the Supreme Court, क्या? Judges of the Supreme Court after retirement are permitted to carry on practices before. तो जो जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट है रिटायरमेंट के बाद कहीं पे भी प्रैक्टिस नहीं कर सकते, ना तो सुप्रीम कोर्ट ना तो हाई कोर्ट। क्या उनको बुलाया जा सकता है क्या कॉलेजियम के लिए या फिर एक्टिंग जज के लिए? बिल्कुल, लेकिन वो बाकी किसी कोर्ट में क्या नहीं कर सकते? प्रैक्टिस नहीं कर सकते आफ्टर रिटायरमेंट। बोलो ध्यान में रहेगा, कहाँ पे मेंशन है? जजेज सैलरी एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सर्विस एक्ट ऑफ 1958 में मेंशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर ऑफ हाई कोर्ट टू इशू रिट्स कवर क्या क्या? मैंने बताया था कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी, स्टेचुरी भी, फंडामेंटल भी है, तीनों के तीनों। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। अच्छा, तो रिट्स के बारे में बात किया जाए तो देखो देयर आर टोटल 5 रिट्स इशू बाय हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। क्या? हैबियस कॉर्पस, मतलब दिस रिट इज इशू टू इंश्योर दैट अ पर्सन हु इज रिटेन इज नॉट बीइंग हेल्ड इलीगली। हैबियस कॉर्पस मतलब हैव द बॉडी, है ना, कि किसी को आपने इलीगली डिटेन किया है तो कोई भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर कर सकती है कि उसको पेश किया जाए आप सामने। मंडमस का मतलब भी कमांड ही हो, कमांड करने के लिए क्या कि अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए हम कमांड करते हैं। तो हम मतलब सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। ऐसे प्रोविजन मतलब हम प्रोविट करते हैं तुम्हें ये जो चल रहा है, क्या चल रहा, कोर्ट में कोई हियरिंग, तो उसको स्टॉप करने का। को वारंटो का मतलब है व्हाट इज योर अथॉरिटी, किस अथॉरिटी से पर्टिकुलर काम कर रहे हो। ये पब्लिक ऑफिसर्स के अगेंस्ट में इशू किया जाता है बाय हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। सर्टियोरी का मतलब टू बी सर्टिफाइड। ये क्या करता है? क्वाश करता है डिसीजन ऑफ इंफीरियर कोर्ट, मतलब छोटी कोर्ट या ट्रिब्यूनल दैट हैज एक्टेड विदाउट और इन एक्सेस ऑफ इट जुरिडिक्शन। बोलो ध्यान में रहेगा, गुड। तो इतने ही क्वेश्चन थे इस पूरे लेक्चर में। होपफुली आपको एक एक चीज अच्छे से क्लियर होगा। आई नो कि थोड़ा सा स्पीड अप किया है मैंने, बट होपफुली जो मेन क्रक्स है ना, मेन चीज है, वो आपको ध्यान में रहा होगा एक एक क्वेश्चन का। चलो, तो जैसा कि लास्ट में 2 लाइन रहती है आपको आपके लिए आज के लिए है कि आइदर यू रन द डे और द डे रन्स यू, मतलब या तो आप दिन को चलाओ या तो दिन आपको चलाए। क्या चाहते हो आप? या तो होपफुली आपको ध्यान में रहे किसको चलाना है। इसी के साथ इस लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं नए लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।